हेलो गाइस, वेलकम टू द फैक्चुअल स्टडीज़। आज का हमारा टॉपिक है टैक्सेशन, ठीक है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। ये हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एक नया टॉपिक है जो ऐड हुआ है आपके सिलेबस में, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ अ टैक्स? आपको पता होना चाहिए एक्चुअल में टैक्स क्या है, ठीक है। जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हमारा टैक्स है क्या और फिर उसका टाइप्स ही क्या पता होंगी आपको कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है, तो हमें टैक्स का मतलब जानने के लिए हम इसका मीनिंग पढ़ते हैं। अगर सिंपल वे में कहा जाए तो क्या है टैक्स? अगर कोई यहाँ पे बंदे ने जन्म ले लिया तो आपको वो टैक्स पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। कब तक? टिल डेथ तक, ठीक है। जिसे कहते हैं ना कि डेथ कभी पूछ के नहीं आती, ठीक है। अगर कोई बंदा आया है तो उसकी डेथ होनी ही होनी है, तो टैक्स भी हमें पे करना ही करना है। कब तक? टिल डेथ तक। ओके, तो वही चीज़ है कि टैक्स है क्या? टैक्स इज़ अ मैंडेटरी फी और फाइनेंशियल चार्ज लिवाइड बाय एनी गवर्नमेंट ऑन एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन टू कलेक्ट रेवेन्यू फॉर पब्लिक वर्क्स प्रोवाइडिंग द बेस्ट फैसिलिटीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब मैं सिंपल वे में बताती हूँ, ठीक है। टैक्स कौन लगाता है? गवर्नमेंट लगाती है, ओके। तो गवर्नमेंट हमसे एक पैसा इकट्ठा करती है ताकि हम वो रेवेन्यू जनरेट कर सके। किस लिए रेवेन्यू जनरेट करने के लिए? अपने देश की ग्रोथ के लिए, उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए, पब्लिक वर्क्स के लिए रेवेन्यू जनरेट करती है। तो वो किस तरह का रेवेन्यू कलेक्ट करती है? थ्रू टैक्स। तो एक वो टैक्स लगा दिया जाता है जिसे हमें भी लगता है कि ये कंपल्सरी पेमेंट है, हमें ये करनी ही करनी है। ऐसे कोई गवर्नमेंट को पैसा नहीं देते। टैक्स के थ्रू जो पैसा जाता है वही हमारी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक वर्क्स के लिए वो काम आता है, ओके, ठीक है। अब ये टैक्स तो आपको पता चल गया कि है क्या। टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है, मैंडेटरी पेमेंट है या मैंडेटरी फ़ी है। ये फाइनेंशियल चार्ज है जो कौन लगाता है? गवर्नमेंट लगाती है। किस पे लगाती है? कि इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन पे लगाती है। किस लिए लगाती है? टू कलेक्ट रेवेन्यू फॉर पब्लिक वर्क्स के लिए, ताकि हम क्या करें, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड कर रही हैं वो बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड हो, बेस्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बेस्ट हो, ओके। अब टाइप्स ऑफ टैक्सेस, अब आती है टाइप्स की बात। हमें पता चल गया कि टैक्स होता क्या है, ओके। अब हम करते हैं टाइप्स। तो टाइप्स में क्या कह रहा है वो? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, टू टाइप्स के टैक्सेस हैं। आपसे एमसीक्यूज में ये भी पूछ सकते हैं कि कितने टाइप्स के टैक्सेस हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आपको पता होना चाहिए कि टू टाइप्स हैं इसकी, ओके। अच्छा, अब डायरेक्ट टैक्स बताती हूँ होता क्या है। डायरेक्ट टैक्स है कि दिस टैक्स इज पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट बाय द टैक्स पेयर, ठीक है। इनकम टैक्स एक एग्जाम्पल है डायरेक्ट टैक्स की, इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि डायरेक्ट टैक्स के डायरेक्ट से ही मतलब रिलेट होता है, डायरेक्ट से ही क्लियर हो जाता है कि जो डायरेक्टली पे करेंगे हम गवर्नमेंट को, एक टैक्स पेयर डायरेक्टली पे करेगा गवर्नमेंट को, तो दिस टैक्स इज पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट बाय द टैक्स पेयर। जिसने भी पे करना है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जाएगा, इनडायरेक्टली नहीं जाएगा। अब इनडायरेक्टली क्या होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स में बताती हूँ मैं। अब इनकम टैक्स है। अब इनकम टैक्स क्या है? हमारी जितनी इनकम है उसके अकॉर्डिंग टैक्स लग रहा है। टैक्स स्लैब रेट्स जो हैं वो हर साल चेंज होती रहती हैं, उसके अकॉर्डिंग लगता है। तो अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो हमारा टैक्स भी बढ़ेगा या उस अकॉर्डिंग है। तो ये क्या है? प्रोग्रेसिव इन नेचर है। अगर इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो टैक्स भी इंक्रीज़ हो रहा है या टैक्स में चेंजेस आ रहे हैं, ओके। तो वो डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली पे करते हैं गवर्नमेंट को। कौन करता है? टैक्स पेयर करता है, जिसने टैक्स पे करना है। और इसकी एग्जाम्पल है इनकम टैक्स। डन। अब है इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स आर स्लाइटली, अब इनडायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्टली पे किया जाएगा गवर्नमेंट के पास ही, पर कैसे होते हुए जाएगा वो बताती हूँ मैं। इनडायरेक्ट टैक्स आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम डायरेक्ट टैक्स। ऑब्वियस है कि डायरेक्ट अपनी जगह, इनडायरेक्ट अलग है, तो वो डायरेक्ट टैक्स से डिफरेंट है। एंड द कलेक्शन मेथड इज ऑल्सो बिट डिफरेंट। उसकी कलेक्शन मेथड कैसे था? डायरेक्टली गवर्नमेंट को जा रही थी। इसमें जो कलेक्शन करने का मेथड है वो भी डिफरेंट है। दिस टैक्सेस आर कंजप्शन बेस्ड डेट आर अप्लाई टू गुड्स एंड सर्विसेज व्हेन दे आर बॉट एंड सोल्ड। जब हम गुड्स और सर्विसेज को खरीदेंगे, ठीक है, तब हमें ये टैक्स पे करना पड़ेगा। तब ये कंजप्शन बेस कैसे है कि जब हम गुड्स एंड सर्विसेज अपने कंजप्शन के लिए ही खरीदते हैं, तो जब हम कंजप्शन करेंगे उन चीज़ों की, हम सप्लाई होगी या बॉट एंड सोल्ड होगी, परचेज एंड सेल होगी, तब ये डायरेक्ट टैक्स मतलब जो है इनडायरेक्ट टैक्स है जो पे किया जाएगा, उसके थ्रू गवर्नमेंट को पैसा जाएगा। तो वो है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स से डिफरेंट है।
कलेक्शन मेथड भी डिफरेंट है। गुड्स एंड सर्विसेज जब परचेज करते हैं या सेल करते हैं तब इकट्ठा किया जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर? द इनडायरेक्ट टैक्स पेमेंट इज रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द सेलर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। अब इनडायरेक्ट टैक्स पेमेंट मैंने अभी आपको बताया कैसे कलेक्ट होती है। द इनडायरेक्ट टैक्स पेमेंट इज रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट। करनी तो एक्चुअल में डायरेक्ट, जो हमारे डायरेक्ट टैक्स की पेमेंट है वो भी गवर्नमेंट ने रिसीव करनी है, वो डायरेक्टली कर लेगा, इसमें इनडायरेक्टली होगा। कैसे होगा? इसमें किससे लेगा? वो सेलर जो बेच रहा है गुड्स एंड सर्विसेज, उससे ये पेमेंट कलेक्ट करेगी गवर्नमेंट, ठीक है, टैक्स की। द सेलर इन टर्न passes the tax burden to the end user that is buyer of the goods। अब इसमें पता क्या होता है, जो बर्डन होता है ना वो ट्रांसफ़र होता है। अब कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ। लाइक अब देखो, हमने गुड्स खरीदे, एक मैन्युफैक्चरर ने गुड्स बनाए, ठीक है, मैन्युफैक्चरर ने गुड्स बना लिए, उसने फिर आगे होलसेलर को दिए, होलसेलर ने रिटेल, तो टैक्स इकट्ठा होया जा रहा है। होलसेलर ने रिटेलर को दिया, रिटेलर ने कंज्यूमर को दिया, एट द एंड कंज्यूमर के पास पहुंचा, तो टैक्स बर्डन सारा का सारा कहाँ चला गया? कंज्यूमर के पास। पे सेलर नहीं किया, पर सारा बर्डन इकट्ठा होता हुआ कैसे चला गया? हमारे कंज्यूमर के पास चला गया। पर पे किसने किया? सेलर ने ही पे कर दिया गवर्नमेंट को, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स पेमेंट सेलर पे करेगा गुड्स एंड सर्विसेज की, और सेलर एक्चुअल बर्डन किस पे जाएगा? एक्चुअल बर्डन जाएगा कंज्यूमर पे। ओके, ये हमें ध्यान रखना है। मैं इसका मैकेनिज्म भी बताऊंगी कि कैसे होता है, आगे जाके करते हैं हम। इनडायरेक्ट टैक्स की एग्जाम्पल है सेल्स टैक्स, जीएसटी, वैट। अब आपको पता है कि हमारा एक ही टैक्स रह गया, सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस खत्म हो गए। वो कौन सा है? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। सेल्स टैक्स पहले कौन कौन से थे? कस्टम ड्यूटी थी, ठीक है, मैं लिख देती हूँ। पहले जो थे कस्टम ड्यूटी, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, ये हमारे सारे क्या थे? इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। अब सारा कुछ खत्म होके क्या रह गया? जीएसटी लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बट हमें बस ये रखना है कि जीएसटी भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ना कि डायरेक्ट। डायरेक्ट अभी भी चल रहा है, डायरेक्ट जो इनकम टैक्स है अभी भी पे किया जा रहा है, ओके, डायरेक्ट टैक्स अभी भी पे किया जा रहा है। बट इनडायरेक्ट जो अलग अलग टैक्सेस थे, लाइक वैट, सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वो सारे टैक्सेस खत्म होके एक ही बचा है, डेट इज़ अ जीएसटी, ओके। तो आपको ये पूछ सकते हैं कि आप कौन सा टैक्स, पहले कौन से लगते थे। अगर आपसे पूछ रहे कस्टम ड्यूटी हमारा कौन सा टैक्स है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो आपको पता होना चाहिए डेट इज़ अ इनडायरेक्ट टैक्स, ओके। तो जो भी मैं बता रही हूँ वो आप ध्यान रख लीजिएगा, सारी इंपॉर्टेंट बातें ही बताती हूँ। वैट, अगर आप किसी वैट की फुल फॉर्म ही पूछ रहे तो क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स, ओके। अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको एमसीक्यूज में कि इनडायरेक्ट टैक्स इज ऑल्सो नोन एज अ कंजप्शन टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स को और क्या बोलते हैं? कंजप्शन टैक्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये किस पे लगता है? जो भी चीज़ें हम कंज्यूम कर रहे हैं, डन, जो भी चीज़ हम कंज्यूम कर रहे हैं उस पर टैक्स जो लगता है वो है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। तो कंजप्शन टैक्स भी हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है, इसको ऑल्सो नॉन एज अ। ये पूछ सकते हैं कि टैक्स बर्डन एक्चुअल में जाता किसके ऊपर है? कंज्यूमर के ऊपर जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि टैक्स बर्डन कहाँ जाके ट्रांसफ़र होगा? कंज्यूमर के पास जाके ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। ये हमारा था इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में मीनिंग वगैरह एग्जांपल्स बता दिया। मैं इसके फीचर्स बताती हूँ। अच्छा, मैं आपको फीचर्स भी आपको क्लियर हो जाएंगे। पेमेंट एंड टैक्स लोड, आपको पता है कि पेमेंट किसने करनी है। मेरे ये ध्यान रख लेना, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है? टैक्स बर्डन तो कंज्यूमर के पास जाना है, पर टैक्स पे कौन करेगा? ये भी आपको ध्यान रखना। टैक्स पे सेलर करेगा। सेलर करेगा किसको? सेलर करेगा गवर्नमेंट को, डन। पेमेंट कौन करेगा? मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ, पेमेंट करेगा सेलर गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को तो पेमेंट सेलर ही करेगा, पर जो टैक्स लोड है वो किसके पास जाएगा? मतलब टैक्स बर्डन है वो कंज्यूमर के पास जाता है, ओके, डन। लायबिलिटी ऑफ टैक्स, आपको पता है लायबिलिटी एक्चुअल में किसकी है? ये कंज्यूमर की है। इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स, ये भी हमारा अच्छा पॉइंट है। इन्वेस्टमेंट सेविंग में कैसे है? एक तरह से जो टैक्स कंज्यूमर को एक तरह से ये जो है डीमोटिवेट होता है, ठीक है, डीमोटिवेट करता है कंज्यूमर को। जब हम ये टैक्स पे करते हैं भी हमें इतनी अपनी जो भी हम इतना खर्चा कर रहे हैं और हमें इतना टैक्स पे करना पड़ा है। आपको पता है हर कंज्यूमर को ये लगता है, अगर हम भी अपना कुछ भी चीज़ खरीदते हैं और हमें टैक्स पे करना पड़े तो हमें यही लगता है हमने कितना खर्चा फालतू का कर दिया, ठीक है। इससे हम क्या करेंगे? हम खर्चे क्या करेंगे? कम करेंगे। तो क्या होगा? एनकरेज होगी सेविंग्स, एनकरेज सेविंग्स। तो सेविंग्स के लिए एनकरेज करता है। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से है, देखो
हमें क्या लगता है जब हम कुछ भी चीज़ खरीदते हैं तो हमें पता है कि हमें टैक्स पे करना पड़ रहा है, जितनी ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे उतनी ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। तो कंज्यूमर को ये रहेगा कि हम कम चीज़ खरीदें, जितनी हमें ज़रूरत है हम उतनी खरीदें, बाकी हम सेविंग्स करें। तो क्या करता है, सेविंग्स को भी इनकरेज करता है। ये एक वन ऑफ द फीचर है इनडायरेक्ट टैक्स का। ओके, तो किसने लिवाइड किया था, कौन करता है ये लिवाइड, कौन इकट्ठा करता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, ये ध्यान रखना है आपको। और डायरेक्ट टैक्स कौन करता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ये डायरेक्ट टैक्स, ये इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। डन, ये आपको ध्यान रखना है। पूछ सकते हैं कि कौन डिवाइड करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम इनडायरेक्ट टैक्स डिवाइड कर दिया, और ये डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स डिवाइड कर दिया। डायरेक्ट टैक्स में आपको बता दिया था, इसका एक फीचर है प्रोग्रेसिव इन नेचर है। अगर इनकम इंक्रीज होगी तो टैक्स में भी चेंजेस आएंगे। लिवाइड ऑन सेम पर्सन हु बियर द बर्डन ऑफ टैक्स। आपको पता है डायरेक्टली पे होता है, तो कौन पे करेगा, वो पर्सन पे करेगा जिसे टैक्स का बर्डन भी उसके ऊपर जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली उस टैक्स पेयर ने ही पे करना है। डन, ये हमारा डायरेक्ट टैक्स हो गया। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के मैंने फीचर्स वगैरह बता दिया आपको। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बता देती हूँ मैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। अब आपको एक रूल मैं आपको बता दूँ, जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि एज पर द इनकम टैक्स लॉ द इनकम अर्न इन करंट ईयर इज टैक्सेबल इन नेक्स्ट ईयर। जो भी चीज़ आपने, जो भी इनकम आपने इस ईयर में कमाई है वो टैक्सेबल होगी नेक्स्ट ईयर में। ठीक है, अब देखो आपको पता है आपको फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, हमने फाइनल अकाउंट्स किए हैं तो मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। फाइनेंशियल हमारा ईयर जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ओके, अब इस ईयर में जो भी हमने अर्न किया है वो टैक्सेबल होगा नेक्स्ट ईयर में। ओके, तो वो यही कह रहा है कि अगर एक इनकम टैक्स लॉ की तरफ से देखा जाए तो इनकम टैक्स जो हम पे करते हैं या इनकम जो अर्न करी है करंट ईयर के अंदर वो हमेशा टैक्सेबल होगी नेक्स्ट ईयर में। डन, मैं आपको बताती हूँ। इसी में एक टर्म है असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर की। ये रूल मैंने क्यों बताया, इससे हमें क्यों किया, क्योंकि आपसे असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर के बारे में पूछ सकते हैं। अब प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, इन विच ईयर यू हैव अर्न, मतलब कि जिस ईयर, मतलब करंट ईयर, जिस ईयर में तुमने अर्न किया है। ओके, अब मैं आपको आज अब वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। अब मैं वीडियो बना रही हूँ कि 11th of 12th जून 2021 इस ईयर को बना रही हूँ मैं, ठीक है। अभी जो मेरा 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गया वो मेरा क्या है, असेसमेंट ईयर है। 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 22 ये मेरा क्या है, असेसमेंट ईयर है, इसलिए मैंने यहाँ पे असेसमेंट ईयर लिखा। प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ, इस ईयर में मेरा कौन सी इनकम पे टैक्स लगेगा, कौन सी इनकम पे लगेगा, जो पिछली हमने कमाई है। प्रीवियस ईयर मतलब अब हमारा टैक्स कौन से पे लगेगा, जो मैंने पिछली साल जो इनकम कमाई थी। जो मेरा तो पिछला कौन सा हुआ, अगर इस साल का मेरा 21-22 है तो पिछला कौन सा हुआ, 2021। तो अगर सिंपल मीनिंग में बोल दूं तो असेसमेंट ईयर वो ईयर है इन विच ईयर इनकम अर्न इन प्रीवियस ईयर इज असेस। जो मैंने पिछले साल इनकम कमाई है उस इनकम को असेस किया जाता है, वो हमारा कौन सा है, असेसमेंट ईयर है। ठीक है, असेसमेंट मतलब जो असेस किया जाएगा कौन सी ईयर की इनकम को, पिछले साल की इनकम को, प्रीवियस ईयर की इनकम को। तो मैं अगर इस साल की मेरा 21 से 22 है तो पिछला कौन सा हुआ, 2021 हुआ, इस इनकम को मैं असेस करूंगी। ओके, और प्रीवियस ईयर जिस ईयर में हमने अर्न किया, और जिस इनकम को अर्न करके हम असेस करेंगे वो हमारा असेसमेंट ईयर है। क्लियर, तो ये दो टर्म्स आपको अब क्लियर हो जानी चाहिए, मैंने बहुत ही सिंपल वे में बताई है। अब आपको पता होना चाहिए कि असेसी कौन होता है। ठीक है, असेसी कौन पर्सन है, असेसी है टैक्स पे, जो टैक्स पे कर रहा है, या हम बोल सकते हैं कि जिसकी टैक्स की लाइबिलिटी बनती है। ठीक है, जो टैक्स के लिए लाइबल है, जिसने पे करना है, वो है असेसी। सिंपल मीनिंग में है कि असेसी कौन है, टैक्स पेयर, जिसने टैक्स पे करना है। ओके, या जिसकी टैक्स की लाइबिलिटी बनती है, जिस बंदे की भी टैक्स मान लो टैक्स पे ही होगी, जिसने टैक्स पे करना है, पे कर दिया, जो भी मान सकते हो आप। टैक्स लाइबिलिटी है, मान लो जिसने टैक्स नहीं पे किया बट उसका बनता है, कभी ना कभी तो पे करेगा, तो टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स जिसकी लाइबिलिटी बनती है वो भी हमारा एक असेसी है। असेसी दो होते हैं, नॉर्मल असेसी और डीम्ड असेसी। अब मैं आपको अब देखो टैक्स पे को मैं इसी से क्लियर कर देती हूँ। टैक्स पे ही हो गया जिसने टैक्स पे कर दिया, या जिसने पे करना है वो है हमारा टैक्स पे। टैक्स लाइबिलिटी होती है, फॉर एग्जांपल अगर एक माइनर पर्सन है
तो माइनर पर्सन तो 15 साल फॉर एग्जांपल आजकल 15 साल के बच्चे ही कमाना शुरू कर देते हैं, बट उनका पैन कार्ड नहीं बना, तो वो टैक्स नहीं पे कर सकते, बट उनकी इनकम पे टैक्स तो पे होगा, पर कौन करेगा? उनके गार्डियंस, ठीक है, जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखे हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो वो हमारी क्या पे करेंगे? टैक्स पे करेंगे। तो जो टैक्स लाइबिलिटी तो उनकी भी बन रही है ना, तो कौन पे कर रहा है उनकी जगह पे? माइनर की जगह पे कौन पे कर रहा है? उनका भी असेसी तो कौन हुआ? असेसी तो वो माइनर ही हुआ, पर टैक्स लाइबिलिटी किसकी बन रही है? उनके गार्डियंस की बन रही है। अब 2 टाइप्स के असेसी होते हैं, नॉर्मल असेसी और डीम्ड असेसी। नॉर्मल आपको मैंने बता दिया, जो टैक्स पे कर रहा है, ठीक है, और डीम्ड असेसी हो गया जिसकी लाइबिलिटी बन रही है, लाइक मैंने जो माइनर का केस बनाया, ठीक है। अब माइनर का केस जो मैंने बताया है, माइनर के केस में क्या है? माइनर कमाना शुरू कर रहे हैं, उसको इनकम हो रही है, बट उसके पास पैन कार्ड नहीं है, क्योंकि नहीं बनता 18 ईयर से पहले। तो उसकी जगह पे जो उसका रिप्रेजेंटेटिव है, इसको हम रिप्रेजेंटेटिव असेसी भी बोल सकते हैं, या डीम्ड असेसी, अज्यूम्ड असेसी, तो उनकी जगह पे वो टैक्स पे कर रहे हैं। डन। तो 2 असेसी हैं, नॉर्मल असेसी जो नॉर्मली पे करते हैं, डीम्ड असेसी जो माइनर की जगह पे कर रहे हैं। अब ये जीएसटी है, जीएसटी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, मैं जस्ट आपको बता देती हूँ। जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हमें पता होना चाहिए कि कब इम्प्लीमेंट हुआ था। ये इम्प्लीमेंट हुआ है हमारा 1 जुलाई 2017। आपसे ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ सकता है कि जुलाई कब हुआ था हमारा जीएसटी इम्प्लीमेंट? 1 जुलाई 2017 में, और जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो थी जिसमें मैंने आपको टैक्स के बारे में बताया कि उसकी टाइप्स क्या हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स बता दिए, असेसमेंट ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर क्या है, जीएसटी कब इम्प्लीमेंट हुआ है या उसके फीचर्स, तो ये सब मैंने आपको इस वीडियो में करवा दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जीएसटी भी करेंगे। जीएसटी उसका हम देखेंगे कि पहले टाइम पे हमारा कैसे टैक्स पे करते थे और जीएसटी आने के बाद हम कैसे टैक्स पे करते हैं, तो दोनों के मैकेनिज्म करेंगे, ठीक है। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।